प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय 2 में वर्णित कविता पतंग, जिसके रचनाकार हैं आलोक धनवा, इस कविता के प्रश्न उत्तर हल करने जा रहे हैं। इस कविता को हमने इससे पूर्व वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसका भावार्थ समझ लिया है, इसका अर्थ ग्रहण कर लिया है। आइए अब हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। यह जो प्रश्न है यह मौलिकता की मांग करता है उत्तर प्राप्त करने में। विद्यार्थियों, आपने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जो प्राकृतिक परिवर्तन देखा है, भादों का महीना जब चला जाता है और उसके पश्चात शरद ऋतु का मौसम आता है, जो आपके जीवन का अनुभव रहा है, किस प्रकार से प्रकृति में एक बदलाव आता है, प्रकृति में एक परिवर्तन आता है, उसे अपने शब्दों में आप व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भादो मास में तेज बौछारें पड़ती है। भादों के बीतते ही बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, जब आकाश एकदम निर्मल और स्वच्छ बन जाता है। जब भादों का मौसम समाप्त हो जाता है, बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात शरद का मौसम आता है और शरद का मौसम आते ही आकाश एकदम निर्मल हो जाता है, आकाश एकदम स्वच्छ हो जाता है, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है और तब सवेरा खरगोश की लाल भूरी आंखों की तरह चमकदार और खिला खिला सा हमें दिखाई पड़ता है। धरती पर धूल और रास्तों में अब कीचड़ दिखाई नहीं पड़ता। बारिश के मौसम में जो रास्तों पर धूल मिट्टी दिखाई देती है, रास्तों में जो कीचड़ दिखाई देता है, अब वह भी समाप्त हो गया है। आसपास का सारा वातावरण चमकने लगता है, हवा भी मंद मंद बहने लगती है और फूल पौधों पर तितलियां मंडराने लगती है। तितलियां मंडराने लगती है, सुंदर सुंदर तितलियां, नाजुक नाजुक तितलियां मंडराने लगती है। इस प्रकार पतंगबाजी का मौसम आ जाता है। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। हमने जब ये कविता पढ़ी तब हमने ये पढ़ा था कि सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, पतंग के बारे में कि सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज उड़ सके, ये जो विशेषण है ये पतंग के लिए आया है। सबसे पतला कागज उड़ सके, सबसे पतला कागज उड़ सके, ये भी पतंग के लिए आया है। और सबसे पतली कमानी भी उड़ सके, यह भी पतंग के लिए ही आया है। तो इन विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? कवि ने पतंग की ऐसी विशेषता बतलाने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन और सबसे पतली शब्दों का प्रयोग किया है। इन विशेषताओं के द्वारा कवि ने पतंग के प्रति कौतूहल, पतंग के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण का भाव उत्पन्न किया है तथा साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया है कि पतंग इन खूबियों की वजह से ही आकाश में दूर तक ऊंची उड़ान उड़ पाता है। पतला होने की वजह से, पतला कागज होने की वजह से और हल्का होने की वजह से और पतली कमानी होने की वजह से आकाश में बहुत ऊंचाई तक ये पतंग उड़ पाता है, उठ पाता है। अगला प्रश्न है, बिंब स्पष्ट कीजिए। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, इसमें कौन सा बिंब हमें दिखाई पड़ रहा है? सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल तेजी से चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसमें कौन कौन से बिंब आए हैं? बिंब स्पष्ट। अब बिंब किसे कहा जाता है? काव्य में बिंब को ऐसा शब्द चित्र माना जाता है, हमने कोई शब्द बोला और उसके बोलते ही हमारे मन मस्तिष्क में उससे संबंधित कोई चित्र जीवंत हो उठा, जो कल्पना और इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब कोई पदार्थ नहीं है, वरन
उस वस्तु की प्रतिकृति और छाया होती है। जैसे ही हम बोलते हैं खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल सवेरा, तो हमारे मस्तिष्क में प्रातःकालीन वह उषाकालीन दृश्य जीवंत हो उठता है, जिसमें लालिमा लिए हुए आसमान दिखाई पड़ता है, लाल लाल सा सवेरा हमें दिखाई पड़ता है। अब इनमें कौन कौन सा बिंब प्रयोग हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तेज बौछारें, तेज बौछारें, बहुत तेज तेज बौछार पड़ रही है। जैसे ही हमने ये सुना तो हमें ऐसे लगा कोई गतिशील दृश्य बिंब हमारे सामने आ गया हो। सवेरा हुआ, सवेरा हो रहा है, सवेरे का दृश्य है, सवेरा हो रहा है, सवेरा हुआ, इसमें स्थिर दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल, इसमें भी स्थिर चाक्षुष बिंब है। पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करते हुए, इसमें गतिशील दृश्य बिंब है। साइकिल तेज चलाते हुए, साइकिल तेजी से चल रही है और इस प्रकार से इसमें भी गतिशीलता लिए हुए दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए, घंटी जैसे ही घंटी बजाने का हमने ये शब्द सुना तो हमारे कानों में भी एक कर्णप्रिय ध्वनि और इस प्रकार का बिंब उपस्थित हुआ। ये श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से ये गतिशील चाक्षुष बिंब इसमें है। आकाश को मुलायम बनाते हुए, जैसे किसी चीज़ को हम मुलायम बनाते हैं, यानी स्पर्श करके देखते हैं कि हाँ ये तो मुलायम है, इस प्रकार इसमें स्पर्श बिंब हमें देखने को मिलता है। कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उठ सके, इसमें दृश्य बिंब है। और इस प्रकार कवि ने पूरी कविता में बिंबों की बहुत बेहतरीन सुंदर सृष्टि की है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कवि ने इस कविता में कपास शब्द का प्रयोग किया है और वो कपास शब्द का बच्चों के साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है, इस बारे में बताइए। कपास बहुत हल्की होती है, कोमल होती है, गद्देदार होती है तथा चोट सहने में समर्थ होती है। बच्चे भी हल्के फुल्के होते हैं, कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं और चोट सहने में सक्षम भी होते हैं। उनका शरीर लचीला होता है और फुर्तीला होता है तथा वे शीघ्रता से दौड़ भाग कर लेते हैं, उछल कूद कर सकते हैं। इस प्रकार से उछलना, कूदना, दौड़ भाग करना, क्योंकि उनका शरीर बहुत कोमल है, बड़ा फुर्तीला है। इसी कारण से वे पतंग उड़ाते समय या खेलते कूदते समय भी खूब भाग दौड़ कर पाते हैं। इसमें बच्चे उपमेय तथा कपास उपमान होने से बच्चों का कपास से उपमेय उपमान का संबंध स्थापित होता है। इसमें हमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। बच्चे भी उड़ रहे हैं, बच्चे जबकि धरती पर हैं, छत पर हैं, उनके हाथ में डोर है, पतंग उड़ रही है, लेकिन कवि यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे भी पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। वस्तुतः कवि का कहने का अर्थ यह है कि बच्चों का जो मन है, बच्चों की जो अभिलाषा है, बच्चों की जो कल्पना का सुंदरतम संसार है, बच्चों की कल्पना में जो भाव है, वह भी उस पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहा है। जब रंग बिरंगी हल्की फुल्की और खूबसूरत पतंगें आसमान में इठलाती है, आसमान में बल खाती है, उड़ती रहती है, तो बच्चों का कोमल और सतरंगी सपनों वाला मन भी इन पतंगों के साथ उड़ने लगता है। उनमें गतिशीलता और चंचलता आ जाती है। बच्चों में गतिशीलता और चंचलता आ जाती है। वे उमंग उत्साह से भरकर छतों की दीवारों पर चढ़ जाते हैं और छतों पर चढ़ना इन बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। उनके शरीर में अत्यधिक फुर्ती और हल्कापन आ जाने से उनका मन भी पतंगों के साथ उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार कहा गया है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ते हैं। इस प्रकार से कवि ने ये कल्पना की है कि पतंगों के साथ बच्चों का मन भी उड़ता है और बच्चे भी उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पंक्तियां हैं, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। प्रश्न यह है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। उत्तर है, बच्चे पतंग उड़ाते हुए जब छतों पर उछल कूद करते हैं, दीवारों से छतों पर कूदते हैं, तो उनके पद चापों से मनोरम ध्वनि निकलती है।
उनके पदचापों से उछलने कूदने पर धमक धमक की आवाज़ आती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे आसपास अपने पदचापों से मृदंग बजाते हुए सभी दिशाओं को गुंजायमान कर रहे हों। जैसे ही उनके पांव धरती पर पड़ते हैं या छत पर पड़ते हैं तो उन पाँवों की जो धमक होती है, उन पाँवों की जो गमक होती है, उन पदचापों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे ऐसे लगता है कि मानो वे मृदंग बजाते हुए सभी दिशाओं को गुंजायमान कर रहे हैं। मृदंग की मधुर ध्वनियों से पूरा वातावरण उल्लासमय बन जाता है। बच्चों के उत्साह, उमंग एवं आनंद का भाव प्रकटीकरण होता है और इस प्रकार से आनंद, उत्साह और उमंग के भाव की अभिव्यक्ति होती है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? इसमें बच्चों से उनका व्यक्तिगत अनुभव पूछा जा रहा है। पतंग उड़ाते समय उनको कैसा लगता है? पतंग उड़ाते समय क्या उनको भी छत कठोर लगती है? प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप अपना अनुभव अपने शब्दों में व्यक्त करें और उस अनुभव को व्यक्त करते समय आप पहले उस उत्तर को अपने मस्तिष्क में एक शब्द चित्रों के माध्यम से बना लें और उसके पश्चात आप बिंदुवार क्रमबद्ध तरीके से अपने उत्तर को प्रस्तुत करें। हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चों का मन उत्साह उमंग से, पतंग उड़ाते समय बच्चों का मन उत्साह और उमंग से भरा रहता है। इस कारण पतंग उड़ाने के दौरान छतों पर इधर उधर भागदौड़ करने पर भी उनको छत की कठोरता का आभास नहीं होता। हमने सामान्य तौर पर यह देखा है कि पतंगबाजी करते समय बच्चे इतने उत्साह में होते हैं, इतने जोश में होते हैं, इतने आनंद में भरे होते हैं कि वो एक छत से दूसरी छत पर भी कूद जाते हैं। इस समय छत से छत पर कूदते समय बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है, जोखिम भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने इस कार्य में छतों को कठोर नहीं पाते। वे पाते हैं कि छतें उनके लिए तो बहुत नरम है, इस पर भी उनको छत की कठोरता का आभास नहीं होता है। मन पतंग के साथ उड़ता रहता है, फलस्वरूप बच्चों को छत कठोर नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद प्रश्न पूछा जा रहा है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? इसमें भी मौलिकता से ही इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। आपके जीवन का जो अनुभव है उसको ही अपने शब्दों में व्यक्त करना है। इसी प्रकार का अनुभव इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। हम इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम और अधिक निडर हो जाते हैं। जब हम चुनौतियों से सामना कर लेते हैं, खतरनाक परिस्थितियों से सामना कर लेते हैं, तो हमारा आत्मबल मजबूत हो जाता है, हमें निडरता आ जाती है, निर्भीकता आ जाती है और हम परिस्थितियों से, विषमतापूर्ण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं। तब हम चुनौतियों को कम मानने लगते हैं और हमारे आत्मबल का परिचय देते हैं। हमारा आत्मबल बढ़ जाता है और हम अब अपने आत्मबल का बेहतरीन परिचय देते हैं तथा साहसी व तेजस्वी होने का अनुभव भी हम लोग करते हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में भी आपके ही अनुभवों को पूछा गया है। आप अपने जीवन के अनुभव को अपने शब्दों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि काश हम भी इन पतंगों की तरह आकाश में उड़ते, हम भी इन पतंगों की तरह आकाश में लहराते, बल खाते, इठलाते हुए उड़ते। कभी कभी हमारे मन में यह भी ख्याल आता है कि हम पक्षी होते
और पक्षी होते तब हम इन उड़ती हुई पतंगों के मध्य पंख फैलाकर उड़ने का आनंद लेते। आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हम भी पतंगों को उड़ाते और पतंग उड़ाने वाले लोगों की खुशियों में सहभागी बनते। हम भी इन पतंग उड़ाने वाले लोगों की खुशियों को और बढ़ाने का काम करते। हमारे हृदय की खुशी को और पतंग उड़ाने वाले लोगों की खुशी को सीटियां बजाकर, किलकारियां बजाकर और प्रसन्नता के भाव व्यक्त करने के तरीकों से हम अपने हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्त करते। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय के साथ क्या संबंध है? रोमांचित शरीर का संगीत उन बच्चों को बचा लेता है खतरनाक छतों से नीचे गिरने में, और शरीर का जो तालमेल बनता है, शरीर का जो संगीतात्मक ढांचा बनता है, उस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से किस प्रकार से संबंधित है। इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह से यानी पूरे मनोयोग से दत्तचित्त होकर के, संलग्न होकर के काम करता है, तब रोमांच के कारण उस काम में एक लय आ जाती है, एक गति आ जाती है, एक ताल आ जाती है। उस क्षण में व्यक्ति का रोमांचित शरीर के संगीत के साथ जीवन की लय का तालमेल बन जाता है। इस प्रकार रोमांचित शरीर का यह संगीत अतीव आनंददायी होता है। रोमांचित शरीर का जो ये संगीत है ये बहुत आनंददायी होता है, और इस प्रकार रोमांचित शरीर के संगीत से जीवन लय ताल का बेहतरीन संबंध बना लेता है। अगला प्रश्न है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें यानी बच्चों को कैसे थाम लेती है, इस पर चर्चा करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे डोरी को हिलाते हैं, डोरी को ऊपर और नीचे करते हैं, उससे ही पतंग को थामते रहते हैं, खींचते हैं, छोड़ते रहते हैं। इससे पतंग ऊंची उड़ती जाती है, उनके इशारों पर नाचती जाती है, और पतंग के ठुमकने से, पतंग के नाचने से, पतंग के ऊपर उठने से, उनके खुद के इशारों पर पतंग को ऊपर नीचे होती हुई देख करके बालकों में बहुत सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। बच्चे पतंग को उड़ाते समय हमेशा मन में ये भाव रखते हैं कि उनकी पतंग और ऊपर जाए, ऊंचे से ऊंचे दूरियों को, ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयों को छूती जाए, और इस प्रयास में रहते हैं, और इसी कारण से वे अपने हाथ में डोरी को थामकर बहुत उत्साह से भरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन बच्चों को थाम लेती है। बच्चे भी पूरी तरह से उस धागे के साथ में ही डटे रहते हैं, जबकि नीचे गिरने का जोखिम बहुत अधिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन के अंदर इस प्रकार का भाव होता है कि जैसे वो धागा ही उनको पूरी तरह से रोके हुए है, वो धागा ही उनको पूरी तरह से बचाए हुए है, वो धागा ही उनको गिरने नहीं दे रहा, वो धागा ही उनको गिरने नहीं दे रहा। तो इस प्रकार पतंग उड़ाते समय बच्चे डोरी को हिलाते हैं और खींचते छोड़ते रहते हैं, जिससे पतंग ऊंची उड़ती जावे। बच्चे पतंग और ऊंची उड़ाने के प्रयास में लगातार लगे रहते हैं, और इस कारण से अपने हाथ में डोरी को थामे रखकर अतीव उत्साहित होते रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग के अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को हल करते समय आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में अवश्य अंकित कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में उत्तर देते समय बहुत अधिक सुविधा हो और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगले पाठ के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।